हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एसके वर्मा। हम कर रहे थे पार्ट नंबर जो 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या कर लिया था, जो प्रश्न नंबर जो 15 है वहां तक कर लिया था। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 16। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई स्टूडेंट्स के मन में है कि हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन करके पढ़ें। वो पढ़ने का सही तरीका नहीं है। वो पढ़ने का तरीका आप शुरू से अपना रहे हैं, तभी आपको विज्ञान जो है मुश्किल लग रहा है, और आपको जो कमजोर स्टूडेंट है उसको कभी भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है तो उसको सिर्फ वैसे पढ़ सकते हैं। अब लाइन टू लाइन कोई भी नहीं पढ़ा सकता। अगर वो पढ़ाने की कोशिश करेगा तो आप जल्द ही बोर हो जाएंगे। इसी वजह से क्या होगा, आपकी रुचि भी नहीं बनेगी किसी विषय के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तरीका अपना बदलना पड़ेगा। आप तरीका बदलेंगे, अपने आप ही आपको लगेगा ये वाला तरीका आसान है। जो प्रश्न मैंने इस पाठ के, जो भी मैंने प्रश्न उत्तर कराए हैं, जो भी मैंने आपको थ्योरी कराई है, आप पूरा पाठ कीजिए। पूरा पाठ करने के बाद जो भी आपका मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह आता है, तो आप देखिए कि उसमें से जो मैंने आपको करवा रखा है पाठ, उसमें से है या नहीं है। टोटल बिल्कुल आसान लगेगा, फटाफट आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, कई स्टूडेंट जिद पकड़ लेते हैं कि हमें तो एक एक लाइन करनी है। हालांकि वीक स्टूडेंट है, वो भी सोचता है कि हमें एक एक लाइन करनी है। वो तरीका बिल्कुल गलत है, और वो गलत तरीका आप अपना रहे हैं, तभी तो आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा। इतना टाइम हो गया, अगर 10वीं क्लास के अंदर हो गए तो भी आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा। हालांकि ये जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ पहले आ चुकी है, फिर भी आपको अभी तक बिल्कुल टिप्स पे याद नहीं हुई है। कारण यही है कि आपने बुक के अंदर लाइन टू लाइन पढ़ के रट्टा मारा हुआ है। तो रट्टे से बाहर निकलना पड़ेगा, तो दूसरा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। देखिए, प्रश्न नंबर 16 कहता है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। मतलब ऑक्सीजन किसी पदार्थ के अंदर जुड़ रही है या फिर ह्रास माने निकल रही है, उसके बेस पर हमें उपचयन और अपचयन की परिभाषा देनी है, और दोनों के लिए दो दो उदाहरण देने हैं। देखिए, बिल्कुल आसान है। प्रश्न नंबर 16, उपचयन क्या होता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो जाना। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन के योग को उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं ना किसी पदार्थ के अंदर, उसको उपचयन बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। कॉपर जो तांबा होता है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो कॉपर के अंदर, कॉपर किस में बदल रहा है? देखिए, कॉपर किस में बदल रहा है? CO, ऑक्सीजन जुड़ गई ना इसके अंदर, तो कॉपर का क्या हो गया? उपचयन हो गया। इसी तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कोयले के अंदर कार्बन होता है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन किस में बदल रहा है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होगी, तो कार्बन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग मतलब जुड़ जाना, उसको उपचयन बोलेंगे। दो उदाहरण हमने दे दिए, इनको आपने याद कर लेना। फिर अपचयन क्या होता है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन के ह्रास, ऑक्सीजन अगर निकल जाए किसी पदार्थ से, उसको बोलेंगे हम अपचयन। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, उसको अपचयन बोलेंगे। उदाहरण देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी। ठीक है, ये ऑक्सीजन निकल के, एक ऑक्सीजन निकल के कार्बन डाइऑक्साइड में से H2 में जुड़ जाएगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया और पानी। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए किस में बदल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन रहेगी, एक ऑक्सीजन निकल गई ना, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का ह्रास, तो अपचयन बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया। इसी तरह देखिए, हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया हम पढ़ेंगे कॉपर ऑक्साइड की। ऊपर आपने जो CO और CO2 बनाए थे ना, ये लगा लीजिए, उनकी H2 के साथ अभिक्रिया कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा आसानी से। कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल के H2 में ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा कॉपर प्लस में H2O। तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड किस में बदल रहा है? कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है कॉपर ऑक्साइड से, और ऑक्सीजन का निकलना
मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाना, उसको क्या बोलेंगे हम, अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। तो ये था उपचयन और अपचयन। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आराम से करना है। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आपने वीडियो को दोबारा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उपचयन और अपचयन का हमने दो हमने परिभाषाएं की और उनके उदाहरण कर लिए दो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17 के अंदर क्या बोलता है। ये प्रश्न नंबर 17 में बोलता है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है, कोई भी चमकीला भूरे रंग का तत्व है और एक्स नाम दे रखा है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। देखिए कॉपर जो होता है ना, कॉपर तांबा, आपने तांबे के बर्तन घर पे देखे होंगे, वो भूरे रंग का होता है और चमकीला होता है। ठीक है, और वही वो तत्व है जो भूरे रंग का है, चमकीला है। तो उसको गर्म करोगे तो वो काले रंग में चेंज हो जाता है। कैसे, मैं बताऊंगा। तो कहता है उस तत्व एक्स का और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। बिल्कुल आसान है। देखिए प्रश्न नंबर 17 उत्तर, कॉपर चमकीले भूरे रंग का तत्व होता है। हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत बना लेता है जो काले रंग की होती है। देखिए कॉपर होगा तांबा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या हवा की उपस्थिति में जब इसको जलाओगे ना आप, तो इसके ऊपर जैसे कॉपर की तार है, तो कॉपर की तार के ऊपर क्या आ जाएगा, एक परत बन जाएगी। कौन सी, कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होगी तो कॉपर ऑक्साइड की एक परत बन जाएगी कॉपर के ऊपर जो काले रंग की होती है। तो इसी वजह से जो चमकीला भूरा रंग काले रंग में बदल जाता है। चमकीला भूरा रंग होता है कॉपर का और कॉपर ऑक्साइड का काला रंग। तो तत्व एक्स क्या है, कॉपर है, और काले रंग का जो यौगिक बन गया ना, काले रंग का यौगिक मतलब कॉपर ऑक्साइड है। काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 कहता है लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। देखिए लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए करते हैं कि लोहे की वस्तु पे अगर पेंट आप कर देंगे ना, तो जो पेंट की परत बनेगी वो जो हवा में पड़ी ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया नहीं होने देगी। लोहे की हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया नहीं होगी। अब जब लोहे का कॉन्टैक्ट ही नहीं रहेगा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से और नमी से, तो वो जंग नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। पेंट की परत, देखिए उत्तर क्या है, पेंट की परत लोहे पे जब आप पेंट कर देंगे तो पेंट की परत लोहे के बीच में और ऑक्सीजन या नमी के बीच में संपर्क नहीं होने देती। ठीक है, जिसके कारण लोहे की वस्तु को, लोहे की आएगा यहाँ पे, लोहे की वस्तु को जंग नहीं लगता। क्योंकि जंग लगने के लिए क्या जरूरी है, लोहा तो जरूरी है ही है, ऑक्सीजन और नमी जरूरी है। ऑक्सीजन और नमी जंग लगने के लिए जरूरी है। अब ऑक्सीजन और नमी अगर हवा में होगी भी तो भी लोहे की जो पेंट की जो परत है ना, लोहे को हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से संपर्क में नहीं आने देगी। इसलिए हम लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं ताकि जंग लगने से उनको बचा सके। बिल्कुल आसान था। प्रश्न नंबर 19 कहता तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। मतलब जो खाने वाली जो चीजें हैं जिनमें तेल हो, तली हुई चीजें हैं, फैट वाली मतलब वसा वाली जो चीजें हैं, घी वाली चीजें, उनको हम पैकेट वगैरह में अगर पैक करते हैं ना तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए करवा चुका हूं पहले आपको। देखिए नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है। यह तैलीय और वसायुक्त भोजन के ऑक्सीकरण को रोकती है। जैसे आपने कोई पैकेट लिया और ये खाना पड़ा है तेल वाला, और उसमें क्या भर दिया आपने, नाइट्रोजन गैस भर दी। नाइट्रोजन गैस भर दी तो नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय गैस है। ये क्या करेगी, तेलीय या वसायुक्त जो भोजन है ना उसका
ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होने देगी नाइट्रोजन गैस, ठीक है, खुद तो इसके साथ रिएक्ट करेगी नहीं। अब ऑक्सीजन निकाल के हमने नाइट्रोजन गैस भर दी, नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, ऑक्सीकरण रोकती है तैलीय या वसायुक्त भोजन का, ठीक है, जिसके कारण उनकी विकृत गंधिता नहीं होगी। मतलब विकृत गंधिता आपने पढ़ा ना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसी भी तैलीय या वसायुक्त भोजन का खराब हो जाना, तो विकृत गंधिता नहीं होगी तैलीय या वसायुक्त भोजन का, और वो खराब नहीं होते। यही कारण है कि तैलीय और वसायुक्त भोजन को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। मतलब नाइट्रोजन गैस वसायुक्त भोजन के या तैलीय भोजन के ऑक्सीकरण को रोकती है और उनको खराब होने से बचाती है। ये है उत्तर प्रश्न नंबर 19 का। देखिए पीसे हुए को दोबारा पीसना अपना टाइम खराब करने वाली बात है। मैं किसी भी टॉपिक को बार बार रिपीट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक टॉपिक को मैं अगर बार बार रिपीट करूंगा उसमें ना आपका टाइम खराब होएगा, बल्कि आप बोर भी जल्दी हो जाएंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है दूसरों से, ठीक है। नोट्स में बनाता हूँ, बहुत टाइम लगाता हूँ। जो टीचर वहां मेहनत नहीं करता, मैं वहां पे मेहनत करता हूँ, ताकि आप एक वीक स्टूडेंट को भी आसानी से याद हो जाए। फिर भी कई स्टूडेंट इतने जिद्दी होते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, वो रटते हैं, वो मानते हैं कि हम 4 घंटे पढ़ेंगे तो वो आइंस्टाइन बन जाएंगे 4 घंटे के अंदर। 4 घंटे पढ़ने से आइंस्टाइन आप नहीं बनेंगे, आप पढ़ेंगे 15 मिनट के लिए फुल फोकस लगाने से। और फुल फोकस लगाने के लिए कोई ना कोई टेक्निक अपनानी पड़ती है, दूसरों से हटकर चलना पड़ता है, तरीका अपनाना पड़ता है। आपको खुद से लिखना कब आएगा, जब आप किसी चीज के बारे में सोचने लग जाएंगे कि हम इतने साल हो गए पढ़ते तो हमें फिर भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। कारण यही है कि आपने उस तरीके से पढ़ा ही नहीं है। आपने इंटरेस्ट कैसे बनेगा, आप तो बुक से रट्टे जा रहे हैं, रट्टा मारे जा रहे हैं। आगे भी प्लस 1 प्लस 2 के अंदर भी रट्टा ही मारते जाएंगे। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। पढ़ाई करने का तरीका ये है, बुक लें, बुक को आप देखें और उसमें से स्टेप वाइज उनको करें कि पहले टॉपिक कौन से हैं वो उठाएं, फिर उसके बाद और उठाएं। ऐसे उठा के धीरे धीरे करके पूरी बुक हो जाती है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में करने की कोशिश करेंगे ना कि हाँ एक ही परिभाषा के 10 एग्जाम्पल कर लूं, कोई भी एग्जाम्पल आपने याद नहीं रहना है। अगर मानेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो वही चीजें चलेगी जो पहले तक अब तक चलती आई है। तभी तो आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ जाती है। देखिए प्रश्न नंबर 20 कहता निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। देखिए ये प्रश्न मैं सारे करवा चुका हूँ थ्योरी के अंदर, और फिर भी चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर देखिए मैंने करवा दिया तो सारे प्रश्न आ गए आपके। तो दोनों पदों का परिभाषा देनी है और उदाहरण देना है एक एक। तो पहला संक्षारण क्या होता है, देखिए किसी भी धातु की ऊपरी सतह का हवा में मौजूद ऑक्सीजन से और नमी के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो जाना, या हवा में मौजूद केमिकल के प्रभाव से भी धीरे धीरे नष्ट हो जाना। किसी भी धातु की ऊपरी सतह का हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के प्रभाव से या हवा में मौजूद केमिकल के प्रभाव से नष्ट हो जाना, उसको संक्षारण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लोहे का जंग लगना, ये मैं आपको करवा चुका हूं। जैसे लोहा होता है, उसको हवा में खुला छोड़ दोगे तो हवा में ऑक्सीजन होगी और पानी एक्स मतलब 1 2 3 4 कितने भी अणु हो सकते हैं पानी के, तो पानी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोहा Fe2O3 H2O, एक्स का नंबर हमें पता नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, पानी वाला आयरन ऑक्साइड या जंग बोल देते हैं, ठीक है। तो जब लोहे को हवा में खुला रख दिया जाता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी इसकी सतह पर अभिक्रिया करके हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या जंग बना देती है लोहे की सतह पर, और यह जंग क्या करेगा, लोहे को धीरे धीरे खा जाएगा। इसे लोहे का जंग लगना कहते हैं। जो चीजें मैं बोलता हूं माइंड में इमेजिन करना है, माइंड में इमेजिन करेंगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा, वरना रट्टा, ठीक है। लोहे की वस्तु को अगर हम हवा में खुला छोड़ देंगे ना, लोहे की जो सतह है ना उस पे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की परत बन जाती है, उसको बोलते हैं जंग। वो जंग धीरे धीरे लोहे को खा जाता है और लोहा नष्ट हो जाता है। तो लोहे की धातु का क्या कर रही है, लोहे की धातु नष्ट हो रही है ना हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के प्रभाव से। इसी को क्या बोलेंगे, हम संक्षारण बोलेंगे। ये उदाहरण हो गया संक्षारण का। फिर आता विकृत गंधिता क्या होती है, करवा चुका हूं मैं। तैलीय या वसायुक्त भोजन का हवा में मौजूद ऑक्सीजन से उपचयन करके खराब हो जाना, या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लिख सकते हो,
खराब हो जाना उसको विकृत गंधिता, विकृत माने बिगड़ जाना, गंधितता माने गंध, गंध बिगड़ जाना। और ये कैसे होता है? जब तैलीय या वसायुक्त भोजन के बिगड़े हुए स्वाद और गंध से हमें पता चलता है। पहला नंबर तो जब ऑयली फूड है, जो तला हुआ जो खाना है ना, उसका गंध, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा विकृत गंधिता हुई है ऑयली फूड की। जब तैलीय या वसायुक्त भोजन को हवा में खुला रख दिया जाता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन तैलीय भोजन का उपचयन कर देती है। ठीक है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाती है तैलीय भोजन के साथ, अभिक्रिया करती है तैलीय भोजन के साथ ऑक्सीजन, जो भोजन के स्वाद और गंध को बिगाड़ देता है। ये जो उपचयन होता है ना, वो तैलीय भोजन के स्वाद और गंध को बिगाड़ देगा, इसको बोलेंगे विकृत गंधिता। उदाहरण, अगर मक्खन को लंबे समय के लिए हवा में खुला रख दिया जाए तो उसकी गंध और स्वाद बदल जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? विकृत गंधिता है। आप मक्खन को लंबे समय के लिए हवा में खुला छोड़ दो तो मक्खन क्या करेगा? हवा में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करेगा? वो विकृत गंधिता का प्रदर्शन करेगा, विकृत गंधिता करेगा, जिससे क्या हो जाएगा? इस प्रक्रिया में क्या हो जाएगा? मक्खन का स्वाद भी बदल जाएगा और उसका स्मेल माने गंध भी बदल जाएगी। तो ये विकृत गंधिता का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो ये मैंने आपको पाठ नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण मैंने आपको करवाया। बुक में अगर आप देखेंगे हर एक चीज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, प्रश्न उत्तर से लेकर, थ्योरी के प्रश्न उत्तर से लेके जो अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज है मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। ये जो आप बुक आप अपने सामने देख रहे हैं, देखिए बुक आपके सामने है, पढ़ आप बुक में से भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। क्यों ट्यूशन की जरूरत पड़ती है? क्योंकि आपको पता नहीं है बुक को पढ़ना कैसे है, बुक को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, वो आपको पता नहीं है, तभी तो प्रॉब्लम आती है, तभी तो स्टूडेंट हार मान लेता है। कई स्टूडेंट ये है कि सिर्फ डायग्राम पे लगे रहते हैं कि हमने बस डायग्राम कर लेने हैं, कि कौन सा, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा जो चित्र जो बनाना आएगा, कौन सा चित्र बनाना नहीं आएगा। अब वो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो काम के चित्र हो सकता है दे ही ना रखे हो। ठीक है, तो वो चीजें देखनी पड़ती है कि कौन सा काम का है या कौन सा काम का नहीं है, और उसको कौन बताएगा? एक अच्छा टीचर ही बता सकता है। हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग मिलेगा। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। जब आप मेरे वाले पढ़ाने का तरीका समझ जाएंगे तो आप ये बोलेंगे सर इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, हमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर होगी, हर चीज हमें समझ में आ गई। सबसे पहले आप क्या कीजिए? स्टेप वाइज कीजिए। जब सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर कुछ चीजें और भी उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो कीजिए जो कि सबसे पहले जरूरी है एक टॉपर बनने के लिए। उसके बाद अगर लगता है कि अनइम्पोर्टेंट भी कुछ चीजें करनी है तो बिल्कुल करो, लेकिन पहले वो करो जो आपके लिए सबसे जरूरी है। माइंड आपका फ्रेश रहेगा, आपको जो काम की चीजें याद रहेंगी, बिना काम की चीजों को याद करेंगे, जो काम की चीजें हैं वो भी आप भूल जाएंगे। वीक स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद 1 या 2 दिन का गैप कीजिए, उस लेसन को अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि एक आपको रेस्ट भी मिल जाए और नेक्स्ट लेसन के लिए आपके अंदर एक एनर्जी भी आ जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।